फरेब। मीशा अपने फ्रेंड के घर दुर्गा पूजा के लिए गई थी। उसके साथ उसका भाई साजिद भी था। मीशा वहां सबसे मिल ही रही थी कि पूजा शुरू होने का टाइम हो गया। मीशा ने अपने आसपास देखा तो उसका भाई उसे कहीं नजर नहीं आया। मीशा अपने भाई को घर में ढूंढने लगी। तभी उसे अपने दोस्त का कॉल आया। अरे मीशा, कहाँ हो तुम? पूजा शुरू होने वाली है। हाँ बस मैं आ रही हूँ, भैया को ढूंढ रही हूँ। अभी तो यही थे, पता नहीं कहाँ चले गए। बस उन्हें लेकर आती हूँ। मीशा साजिद को ढूंढ ही रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे सोफे के पास कोई खड़ा है। उसने उसके पास जाकर देखा तो साजिद की लाश वहां पड़ी थी। उसके सीने से खून निकल रहा था। वो जोर से चिल्लाई। एक पूजा का घर जहां भगवान की आराधना हो रही थी, वहीं किसी ने ये पाप कर दिया। साजिद को किसी ने इतने लोगों के बीच बड़ी ही चालाकी से मारा था। क्या लगता है आपको, किसने मारा होगा साजिद को, या फिर ये एक आत्महत्या थी? जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। साजिद भैया, साजिद भैया, उठिए ना। ये आपको क्या हो गया भैया? प्लीज उठिए ना। मीशा की आवाज सुनकर सभी ऊपर के कमरे में चले गए। एक आदमी ने पुलिस को कॉल किया। हेलो पुलिस स्टेशन, राजपाल नगर में वृंदावन हाउस में एक आदमी की मौत हो गई है। आप प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाइए। आप सभी लोगों को वहाँ ठहरने के लिए कहिए। किसी को भी घर से बाहर आने मत दिए और लाश के पास कोई ना जाए। ध्यान रहे, हम जल्द से जल्द वहाँ पहुँच रहे हैं। कामिनी ने फोन रखा और इंस्पेक्टर राठौड़ को इन्फॉर्म किया। दोनों ही इंसिडेंट प्लेस पर पहुंच गए। इंस्पेक्टर राठौड़ ने देखा कि आसपास की सभी चीजें ठीक ठाक है, कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है। कामिनी और राठौड़ ने पूजा में आए सभी लोगों से पूछताछ की। साजिद को आखिरी बार किसने देखा था और वो किससे बात कर रहा था? ऐसा तो कुछ कह नहीं सकते साहब। पूजा है घर में, इतने सारे मेहमान आए हुए हैं। अब किससे बात की, क्या की, ये हम कैसे बता सकते हैं? आपका साजिद से रिश्ता क्या है? साजिद मेरे भाई थे, पूजा के लिए मेरे साथ आए थे। मैं सबसे मिल रही थी, तभी साजिद भैया मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए और मैं उनको ढूंढने के लिए निकली तो भैया मुझे इस हालत में मिले। आप रोइए मत, अपने आप को संभालिए। मेरा इस दुनिया में भैया के अलावा और कोई नहीं था। कामिनी मीशा को दिलासा दे रही थी। इंस्पेक्टर राठौड़ ने साजिद की डेड बॉडी को फॉरेंसिक लैब में भेज दिया पोस्टमार्टम के लिए। अगले दिन इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी साजिद के ऑफिस में गए, जहां वो गार्ड की नौकरी करता था। ऑफिस के मैनेजर से मिलने के बाद मैनेजर स्टाफ के सामने इंस्पेक्टर राठौड़ को बताते हैं कि साजिद ने 1 हफ्ते पहले ही नौकरी छोड़ दी थी। वो कहीं और नौकरी कर रहा था। साजिद ने यहाँ नौकरी क्यों छोड़ी थी? वो तो पता नहीं सर, बस कह रहा था कि अभी ज्यादा पैसे कमाने हैं तो कुछ और करना होगा। कुछ और का मतलब? पता नहीं सर, शायद उसे कोई और अच्छी नौकरी मिल गई हो। उसने कुछ बताया नहीं क्या? उससे कुछ पूछना यानी खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है सर। तुम कौन? मेरा नाम रंजीत है सर। मैंने और साजिद ने साथ में ही ये कंपनी ज्वाइन की थी सर। लेकिन 1 हफ्ते पहले जब मैंने उससे पूछा कि नौकरी क्यों छोड़ रहा है, तो उसने मुझसे बदतमीजी से बात की और बात बढ़ गई और हमारा झगड़ा हो गया। उसके बाद से मैंने उसे ना देखा है ना उससे बात की है। लगता है साजिद से बहुत नाराज हो तुम। नाराजगी तो होगी ना सर, उस दिन उसने मुझे बहुत बुरा भला कहा। दोस्तों से कोई ऐसे बात करता है क्या सर? जाने दीजिए। और अब तो सोच लिया है, ना ही उससे दोस्ती रखूंगा और ना ही उससे मिलूंगा। मिल पाओगे भी नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि मिलने के लिए इंसान का जिंदा होना जरूरी है। ये सुनकर रंजीत के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। कामिनी और इंस्पेक्टर राठौड़ वहां से चले गए। दोपहर को साजिद के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट देखकर वो दंग रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। वो सीधे फॉरेंसिक लैब में चला गया और वहां उस साइंटिस्ट से मिले। सर, हमें इसका मतलब समझ नहीं आया। रिपोर्ट में लिखा है कि
साजिद के सीने में गोली मिली है, लेकिन उसकी मौत गोली लगने से नहीं हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है? अजीब तो है, लेकिन यही सच है। हमें साजिद के सीने से गोली मिली है, लेकिन उसकी मौत गोली लगने से नहीं हुई है। तो किससे हुई है साजिद की मौत? वो तो हम अभी देख रहे हैं, लेकिन उसके सीने में से ये सिल्वर के कुछ टुकड़े मिले हैं। इसे जोड़ने के बाद पता चल जाएगा कि ये है क्या। कामिनी और इंस्पेक्टर राठौड़ वहाँ से चले गए। इस केस ने अब अलग मोड़ ले लिया था। लैब की रिपोर्ट के मुताबिक साजिद की मौत गोली की वजह से नहीं हुई थी। तो कैसे हुई थी साजिद की मौत, और उसके सीने में सिल्वर के टुकड़े कहां से आए थे? जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। सर, ये केस तो उलझता ही जा रहा है। अभी तक खूनी का कोई पता नहीं चल रहा है और इस मौत का असली रीजन भी समझ नहीं आ रहा है। डोंट वरी कामिनी, जल्द ही सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कामिनी को याद आया कि साजिद जिस कंपनी में काम करता था उसके पीछे एक गोडाउन था जो उस टाइम बंद था। उसने इंस्पेक्टर राठौड़ को बताया। सर, मुझे लगता है कि हमें वहाँ कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। आज रात वो सबूत भी मिल जाएगा। इंस्पेक्टर राठौड़, कामिनी, लालू पटेल रात के तकरीबन 1 बजे चुपके से उस गोडाउन में घुसे। गोडाउन का दरवाजा बंद था। इंस्पेक्टर राठौड़ ने खिड़की का लॉक तोड़ा और वहां से अंदर गए। गोडाउन में अंधेरा था। सबने अपने पास रखी टॉर्च ऑन की और चारों ओर छानबीन करने लगे। तभी लालू पटेल को कुछ दवाई के पैकेट्स मिले जो कि खाली थे और कुछ भरे हुए थे। सर, ये माजरा क्या है? आधी दवाई की खाली पैकेट है, आधी भरी हुई है। पटेल साहब, इस दवाई के कुछ सैंपल्स अपने साथ ले लो और जल्द से जल्द फॉरेंसिक लैब में भेजो और जांच करवाओ। आखिर पता तो चले कि दवाई है किस चीज की। सर, एक अजीब बात है। यहाँ पर कुछ ऐसे बॉक्स भी हैं जो खाली हैं और खाली बॉक्स और दवाई पैकिंग वाले बॉक्स दोनों ही सेम हैं। जितनी दिख रही हैं उससे कहीं ज्यादा गहरी बातें हैं इस केस में। अगली सुबह लालू पटेल और राठौड़ फॉरेंसिक लैब में मेडिसिन के सैंपल्स लेकर पहुंचे। उन्होंने सैंपल्स टेस्ट के लिए दिए। कुछ देर बाद वही साइंटिस्ट अपने हाथ में एक लैपटॉप लेकर आया। हेलो इंस्पेक्टर राठौड़, आपसे एक जरूरी बात करनी है। प्लीज कम विद मी। राठौड़ और लालू पटेल साइंटिस्ट के साथ उनके कैबिन में चले गए। राठौड़ सर, आपने जो मुझे मेडिसिन दी थी टेस्ट के लिए, उसमें से कुछ मेडिसिन असली थी और कुछ नकली थी। इसका मतलब ये है कि कोई तो था जो ओरिजिनल मेडिसिन को डुप्लीकेट मेडिसिन के साथ एक्सचेंज कर रहा था। लेकिन सर, ऐसा कौन कर सकता है और क्यों? यही तो पता लगाना है। और एक बात, आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि साजिद की मौत गोली की वजह से नहीं हुई है? साइंटिस्ट ने बताया कि साजिद इससे पहले एक स्कूल में गार्ड का काम करता था। उस वक्त कुछ गुंडों ने स्कूल पर हमला किया था। एक बच्ची की जान बचाते बचाते उसे गोली लगी थी, लेकिन ऑपरेशन के वक्त डॉक्टर ने उसके सीने से गोली नहीं निकाली, क्योंकि गोली निकालने से साजिद की वही मौत हो जाती। इसीलिए वो गोली अंदर ही रह गई और जो सिल्वर के टुकड़े उन्हें मिले थे उससे एक लॉकेट बन गया। उस लॉकेट के अंदर एक मिनी ब्लास्ट डिवाइस लगाया हुआ था जो मोबाइल के कनेक्शन में आते ही ब्लास्ट हो जाता है। ये बात सुनकर लालू पटेल और राठौड़ हैरान रह गए। सर, इसका मतलब है जिसने भी साजिद को सिल्वर लॉकेट दिया होगा वही उसका कातिल है। वो भी पता चल जाएगा। अगले दिन राठौड़ ने मीशा, साजिद के मैनेजर और रंजीत तीनों को पुलिस स्टेशन बुलवाया। तीनों ही आ गए। इंस्पेक्टर राठौड़ ने वो लॉकेट तीनों को दिखाया। लॉकेट देखते ही रंजीत ने वहाँ से भागने की कोशिश की। लालू पटेल ने उसे पकड़ा और एक जोर का थप्पड़ मारा। मैं सब सच बताता हूँ, प्लीज मुझे मारिए मत। रंजीत ने बताया कि वो दोनों मिलकर कंपनी से मेडिसिन चुराते थे और नकली दवाई मिलाकर उन्हें फॉरेन की कंपनी को बेच देते थे। इससे उन्हें ज्यादा पैसा मिलता था। लेकिन एक दिन साजिद के ऊपर पैसों का लालच चढ़ गया। उसने पार्टनरशिप के पैसे देने से इनकार कर दिया और इसी बात पर उन दोनों में झगड़ा भी हुआ था। साजिद ने रंजीत को मारने की धमकी दी थी।
बस उसी बात का गुस्सा मन में रखकर रंजीत ने साजिद को मारने का प्लान बनाया। रंजीत ने बताया कि घर से निकलने के बाद जब साजिद फूलों का हार लेने के लिए रुका तो मैं ऑलरेडी वहां पर था। साजिद जैसे ही गाड़ी से निकलकर फूल वाले के पास आया, रंजीत साजिद के पास गया और उससे माफी मांगी और उसे खुश करने के लिए वो सिल्वर लॉकेट दिया जो उसने बनाया था। साजिद कब तक नाराज रहेगा? देख, मैं आज तेरे लिए एक गिफ्ट भी लेकर आया हूँ। साजिद ने खुश होकर लॉकेट ले लिया और अपने कुर्ते की जेब में रख लिया और कुछ वक्त बाद रंजीत ने ही साजिद को कॉल किया और जैसे ही साजिद ने कॉल उठाया, उसके ऊपर के जेब में रखा लॉकेट ब्लास्ट हो गया। देखा कामिनी, दोस्ती की एक और झूठी मिसाल। सर, लेकिन आपको पता कैसे चला कि खूनी यही है? कामिनी, मैंने तो बस अंधेरे में तीर मारा इन सबको यहाँ बुलाकर। रंजीत ने बस भागकर खुद साबित कर दिया कि वही कातिल है। वाह सर, आपका जवाब नहीं। अपना तो ऐसा ही है कामिनी। साजिद को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त था। उसी ने अपने गुस्से को निकालने के लिए साजिद को मार डाला। सच कहते हैं लोग कि बुरे लोगों से ना दोस्ती अच्छी है और ना ही दुश्मनी। अपने कर्मों का फल हमें यही मिलता है। साजिद और रंजीत को भी अपने अपने कर्मों का फल मिल गया। रात के तकरीबन 11 बजे राजेश अपने स्टडी रूम में चेयर पर बैठकर किताब पढ़ रहा होता है। किताब पढ़ते पढ़ते उसकी आंख लग जाती है और वो चेयर पर ही सो जाता है। राजेश की पत्नी विनीता फ्रेश होकर बाहर आती है और अपने बाल संवारती है। तभी राजेश के स्टडी रूम से चीजें गिरने की और राजेश के चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ, बचाओ, छोड़ दो मुझे, मत मारो, मैं तुम्हें सारा पैसा दे दूंगा, मुझे मत मारो। राजेश की आवाज सुनकर विनीता स्टडी रूम के पास आई। राजेश, क्या हुआ? दरवाजा खोलो राजेश, कौन है तुम्हारे साथ? राजेश, क्या हुआ? छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे। विनीता दरवाजे को जोर से धक्का देती है। दरवाजा खुलता है और विनीता अंदर का नजारा देखकर डर जाती है। सारी चीजें जमीन पर बिखरी पड़ी थी। राजेश जमीन पर पड़ा था, उसके सर से खून बह रहा था। विनीता उसके पास आई और उसे संभालने की कोशिश की। राजेश ने पुलिस को कॉल करने के लिए कहा। विनीता ने पुलिस स्टेशन में कॉल किया। हमारे आसपास अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन अगर क्या हो कि आपकी सोच ही आपकी दुश्मन बन जाए। आज की हमारी कहानी कुछ ऐसी ही है। कौन था वो जो राजेश को मारना चाहता था? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हेलो, पुलिस स्टेशन, मैं विनीता बात कर रही हूँ, गोरेगांव समृद्धि हाउस से। सर, हमारे घर में किसी ने घुसकर अभी अभी मेरे पति पर हमला किया है, उन्हें जान से मारने की कोशिश की है। प्लीज आप जल्दी आ जाइए हमारे घर। आप फिक्र ना करें, हमारे आने तक सुरक्षित रहें, हम 15 मिनट में आते हैं। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी गाड़ी लेकर विनीता के घर पहुंचे। उन्होंने सारी चीजों को परखा। राजेश ने बताया कि उसकी आंख लग गई थी, तभी किसी ने उस पर हमला कर दिया। खुद को बचाते वक्त सामान इधर उधर हो गया। आप टेंशन मत लीजिए, हम जल्द से जल्द उस आदमी को पकड़ लेंगे जिसने ये काम किया है। अगले दिन राठौर, कामिनी और लालू पटेल अपनी टीम के साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए विनीता के घर पहुंचे। घर में विनीता, राजेश और उनकी नौकरानी चंदा थी। कामिनी ने चंदा से पूछताछ की कि कल रात को वो कहाँ थी। मैडम जी, मैं तो अपना काम खत्म करके घर चली गई थी, लेकिन जब मैं घर जा रही थी तो मैंने देखा कि कोई था जो साहब के रूम में खिड़की से घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंधेरा था इसीलिए मैं देख नहीं पाई। तो तुमने उसी वक्त सबको बताया क्यों नहीं? मैं डर गई थी साहब, इन बड़े लोगों के झमेले में मेरे को नहीं फंसना था। मैं तो 4 घर में काम करके अपना पेट भरती है, कहाँ पुलिस के चक्कर काटूंगी। चंदा के कहने पर पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली। बारिश की वजह से घर के बाहर के गार्डन की मिट्टी गीली हो गई थी, इसलिए लालू पटेल को वो जूतों के निशान मिले। सर, ये देखिए, यहाँ किसी के जूतों के निशान हैं। इंस्पेक्टर राठौर ने निशान देखे और उन्हें समझ में आया कि खूनी इसी खिड़की से अंदर आया था।
थोड़ी देर के बाद वहां संदीप आ गया। क्या हुआ विनीता, तुम कल फोन पर चिल्लाई क्यों? आपकी तारीफ? जी, मेरा नाम संदीप है और मैं राजेश का बिजनेस पार्टनर हूँ। कल मैंने राजेश को कॉल किया लेकिन उसका फोन बंद था, इसलिए मैंने विनीता को कॉल किया था और मैंने कॉल पर उसके चिल्लाने की आवाज सुनी, इसलिए यहाँ आ गया। कितनी अजीब बात है सर, कॉल कल किया, चिल्लाने की आवाज कल रात को सुनी और हालचाल पूछने के लिए अब आए हैं साहबजादे। अगर कल रात को आवाज सुनी थी तो उसी वक्त घर क्यों नहीं आए? सर एक्चुअली मैं कल नशे में था, कॉलोनी बार में था, इसलिए रात को आना ठीक नहीं लगा। कॉलोनी बार तो राजेश के घर से 10 मिनट की दूरी पर है ना? हाँ सर, वो बार पास में ही है। राठौर और उसके साथी वहाँ से चले गए। सर मुझे तो लगता है संदीप ने ही राजेश पर हमला किया होगा। अगर राजेश नहीं रहा तो बिजनेस का पूरा प्रॉफिट संदीप को मिलेगा और कॉलोनी बार तो राजेश के घर के पास ही है, तो संदीप आराम से वहाँ पर आ जा सकता है। लेकिन कामिनी, संदीप ने बताया कि जब उसने विनीता को कॉल किया था तभी राजेश पर हमला हुआ, तो वो राजेश नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि संदीप ने किसी और को कहा हो राजेश पर हमला करने के लिए। हमका एक बात समझ नहीं आ रही है सर कि अगर इन लोगों को राजेश की फ्रेंडशिप पसंद नहीं तो उसको अपना पार्टनर काहे बनाया है? पैसा लालू जी, पैसा। राजेश ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है इस बिजनेस में। अगले दिन राजेश ने अपने ऑफिस से इंस्पेक्टर राठौर को कॉल किया। कामिनी और इंस्पेक्टर राठौर राजेश के ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक ऑफिस बॉय की लाश वहां पड़ी हुई है। सर वो मेरे ऑफिस में भी पहुंच गया है, वो मुझे मार डालेगा सर, प्लीज मुझे बचा लीजिए सर, मैं मरना नहीं चाहता। आप शांत हो जाइए, आपको कुछ नहीं होगा। तभी ऑफिस के लैंडलाइन पे कॉल आता है। राजेश वो कॉल रिसीव करता है और स्पीकर पर डालता है। हेलो हेलो, तूने पुलिस को सब बताकर बहुत बड़ी गलती की है, अब तू भी मरेगा। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो सर, देखिए उसने मुझे आपके सामने ही धमकी दी है मारने की, मुझे बहुत डर लग रहा है सर। पुलिस के लिए ये केस एक चैलेंज बन गया था। आखिरकार कौन है ये शख्स जो पर्दे के पीछे से ये सारे गुनाह कर रहा था? देखते हैं अगले पार्ट में। अब तो ये पता लगाना ही होगा कि आखिर ये खूनी है कौन, जो पुलिस के सामने ही खून करने की धमकी दे रहा है। लेकिन सर एक बात समझ नहीं आई कि अगर वो राजेश को मारने आया था तो इस ऑफिस बॉय को क्यों मारा? तुम अपने कैबिन में नहीं थे तो ये ऑफिस बॉय तुम्हारे कैबिन में क्या कर रहा था? सर आज हमारी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आने वाले हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की फाइल मैं कैबिन में ही भूल गया था, इसलिए मैंने ऑफिस बॉय को कहा था लाने के लिए। मतलब सर खूनी राजेश को ही मारने के लिए आया था, लेकिन खोटी किस्मत की वजह से बेचारे ऑफिस बॉय को मरना पड़ा। ये खूनी बहुत चालाक है, इसे पकड़ने के लिए हमें भी जाल बिछाना होगा। अगले दिन इंस्पेक्टर राठौर पुलिस स्टेशन में अपना काम कर रहे थे। बाहर जोरों की हो रही बारिश रुक गई थी। तभी राजेश दौड़ता हुआ उनके पास आया। सर मुझे बहुत डर लग रहा है सर, वो मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझे मार डालेगा। आप पहले शांत हो जाइए और बताइए क्या हुआ। राजेश ने बताया कि कल वो ऑफिस से घर गया, थोड़ा थक गया था, इसलिए बेडरूम में जाते ही उसकी आंख लग गई। तभी बाहर से किसी ने पत्थर फेंका जिसमें कागज लपेटा हुआ था। राजेश ने जब खिड़की से झांक कर देखा तो कोई गार्डन से बाहर की तरफ भाग रहा था। तभी आवाज सुनकर वहां विनीता भी आ गई, लेकिन तब तक वो आदमी वहां से भाग गया था। राजेश ने वो कागज इंस्पेक्टर राठौर को दिया। कागज में लिखा था, अब तुम्हारी बारी, तुम नहीं बच पाओगे। आप घर जाइए, हम इसकी तह तक जाकर रहेंगे, असली मुजरिम को आपके सामने लाएंगे। राजेश घबराते हुए अपने घर गया। सर ये केस तो उलझता ही जा रहा है। अब बहुत जल्द ही सुलझ जाएगा। राजेश के घर जाने के बाद रात के तकरीबन 11 बजे राजेश को उसके लैंडलाइन नंबर पर कॉल आता है। राजेश घबराते हुए कॉल उठाता है। हेलो, कौन? तुम्हारी मौत। कौन बोल रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ? अगर जिंदा रहना चाहते हो
तो 12 बजे तक मुझे लोदिया कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग के 10वीं मंजिल पर मिलो और आते वक्त अपने कॉन्ट्रैक्ट की फाइल भी लेकर आना। राजेश को इस बार बहुत गुस्सा आया था। वो कॉन्ट्रैक्ट की फाइल के बिना ही लोदिया कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास चला गया। खूनी ने अपना शरीर और मुंह ढक कर रखा था। उसे खाली हाथ देख खूनी को गुस्सा आ गया। मैंने तुम्हें फाइल लाने के लिए कहा था ना, और तुम ऐसे ही आ गए। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। राजू के होते हुए राजेश को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। राठौर और कामिनी ये सब नजारा छुप कर देख रहे थे। सर ये क्या है? ये राजेश खुद को राजू क्यों कह रहा है? सब समझ आ जाएगा, बस देखती जाओ कामिनी। राजेश और खूनी में हाथापाई हुई, जिसमें खूनी नीचे गिर गया और उसके चेहरे से कपड़ा हट गया, और वो खूनी और कोई नहीं लालू पटेल था। कामिनी और राठौर बाहर आए और राजेश को पकड़ा। राजेश चिल्लाने लगा, छोड़ दो मुझे, जो भी राजेश को तंग करेगा राजू उसको मार डालेगा। तभी वहां विनीता भी पहुंच गई। ये राजेश को क्या हुआ है? सर ये ऐसे क्यों बोल रहा है? इंस्पेक्टर राठौर ने बताया कि राजेश को एक बीमारी है, जिसमें कभी कभी वो भूल जाता है कि वो कौन है और एक अलग ही पहचान के साथ रहता है। असल में राजेश पर किसी ने हमला किया ही नहीं था। राजेश ने खुद अपने आप को मारा था और वो चिट्ठी भी उसने ही लिखी थी। लेकिन सर आपको ये कैसे पता? राठौर ने बताया कि आज जब राजेश पुलिस स्टेशन आया था तो बारिश की वजह से उसके जूतों में मिट्टी लगी थी। राजेश के जूतों के निशान और उसके खिड़की के बाहर मिले जूतों के निशान एक जैसे थे, और जब राजेश ने उन्हें वो धमकी वाला कागज दिया था और उसमें जो लिखावट थी वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसा इंस्पेक्टर राठौर ने राजेश के कैबिन में रखी फाइल में देखी थी। और इसी बात को कंफर्म करने के लिए उन्होंने राजेश को यहाँ पर बुलाया था। अब सच हमारे सामने है। वाह सर, आपका जवाब नहीं। अपना तो ऐसा ही है कामिनी। जो दिखाई दे उस पर तो इलाज हो सकता है, लेकिन राजेश जैसे दिमागी हालत ठीक न होने वाले लोग भी हमारे आसपास होते हैं, जो हमारे लिए खतरा हो सकते हैं। इसीलिए सावधान रहें और ऐसी ही कहानी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।